हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ CGPSC 2020-21 में जो आए हुए प्रश्न हैं अभी सहायक भूजलविद, सहायक भौतिकविद और सहायक रसायनविद में। ठीक है, अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ इसका और ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 50 क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इससे जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वो हो सकता है आपके CGPSC 2021 में आए और ACF के एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण हेल्प मिल जाए आपको। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके सामने में। तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है, लम सेना विवाह किस जनजाति में होता है। तो लम सेना विवाह मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, लम सेना विवाह ये गोंड जाति में होता है। ठीक है, लम सेना विवाह किस में होता है, गोंड जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है, लमसेना जो लड़का है वो लड़की से शादी करता है जनजाति में। ठीक है, गोंड जनजाति में। उसके बाद लड़के को लड़की का जो है कीमत अदा करने के लिए उसके घर में रुकना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है लमसेना विवाह कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और कंटेंट लेके आया हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। तो देखिए इसको और क्या क्या कहते हैं। देखिए, लमसेना विवाह को सेवा विवाह या चरधिया विवाह भी कहते हैं। चरधिया या चारधिया विवाह भी कहते हैं, सेवा, चरधिया या लमसेना। ठीक है, तीनों को एक ही है, सेम है। इस विवाह में वर द्वारा जो है वधु का मूल्य चुकाने के लिए लमसेना में सेवा देना पड़ता है, यानी कि लड़के को ससुराल में, ठीक है, लड़की के यहाँ रुक कर वहाँ पे सेवा देना पड़ता है। ठीक है, सेवा विवाह का गोंडी रूप है। ठीक, जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह के अंतर्गत गोंड जनजाति में ममेरे और फुफेरे यानी कि जो मामा होते हैं और फूफा होते हैं उनके लड़की और लड़कियों से जो है शादी करा दी जाती है और इसको दूध लटावा विवाह कहते हैं। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो देखिए, लमसेना विवाह गोंड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़के को लड़की के यहाँ रुकना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मामा और जो फूफा होते हैं उनके लड़कियों की शादी कराई जाती है, मतलब उसमें दूध लौटावा विवाह कहते हैं उसे। जनजातियों में प्रचलित अपहरण विवाह भी गोंडी यानी कि गोंड जनजाति में होता है, जिसे पायसो तुर कहते हैं। ठीक है, देखिए गोंड और गोंडी कई बार बोल दिया जाता है, एक ही है दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ये डिटेल्ड में आपका डिस्कशन हो गया। देखिए अब इस बार जो ये जो इस एग्ज़ाम में आया था, लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है, हो सकता है आपसे पूछ दे पायसो तुर विवाह क्या है, या आपसे पूछ दे दूध लौटावा विवाह क्या है। तो ये गोंड जनजाति में ही होता है दोनों। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला हम डिस्कशन करते हैं। ये आया था नोग्रीटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है। नोग्रीटो, वैसे इंग्लिश में ये लिखा था नेग्रीटो। ठीक है, इस तरह से नेग्रीटो लिखा था इंग्लिश में अगर बात करें, लेकिन हिंदी में लिखा था नोग्रीटो। तत्व किस जनजाति में विद्यमान है, तो ये जनजाति में विद्यमान है हमारे जो कडार जनजाति है उसमें, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं पाया जाता है। ये जो कदार जनजाति है नोग्रीटो तत्व केरल के जो कदार जनजाति है उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के उरेला, ये उरेला है ना, उरला और पुलियान जनजाति में विद्यमान है, ये याद रखना आप। ये केरल की जनजाति है कदार, वहाँ पे पाया जाता है नोग्रीटो तत्व। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड में। छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदिवासी और अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो मौजूद है वो है रायपुर में। ठीक है, रायपुर में है। रायपुर में दो और संस्थान हैं। ठीक है, उनको मैं बता देता हूँ। रायपुर में है आपके आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान संस्थान कह रहे हैं। ठीक है, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, यही है। केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इसे 2/9/2004 को प्रारंभ किया गया था। रायपुर में जो है भूंजिया विकास अधिकरण भी है। आपसे अगला जो है आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है, रायपुर में जो है भूंजिया विकास अधिकरण है, इसको आप याद रखना। ठीक है, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में है। ठीक, ये भी दोनों, भूंजिया विकास और आदिम जाति ये भी है, आदिवासी और प्रशिक्षण संस्थान ये भी है। ठीक है, तो रायपुर में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किस त्यौहार के समय जो है नर्तक राउत नाचा करते हैं, तो भैया दीपावली के समय। अभी दीपावली हमने मनाया है रिसेंटली, दीपावली, और इसी के जस्ट बाद ठीक है राउत नाचा होता है।
ठीक है, गोवर्धन पूजा होता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती छत्तीसगढ़ में। ठीक, धुमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? धुमकुरिया, धूम उड़ाव, इसको मैंने याद किया था इस तरीके से, धूम उड़ाव। ठीक, तो यहाँ पे जो उड़ाव है वो होता है उराव। ठीक, उराव जनजाति। तो धूम उड़ाव से आप याद रखना ट्रिक है, ये उनका युवा गृह है उराव जनजाति का, धूमकुरिया जिसको बोलते हैं हम लोग, धूम उड़ाव। धूमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है। उराव को इस तरह से लिखा जाता है, उराव। ठीक, उराव, ऊपर में चंद्र बिंदु रहता है। अगला क्वेश्चन, बैगा जनजाति का मुख्य देवता कौन है? तो बैगा जनजाति का मुख्य देवता जो है बूढ़ा देव जी हैं। ठीक है, बूढ़ा देव जी, ये एक प्रकार के महादेव टाइप के हैं बूढ़ा देव। ठीक है, ये इनके जो है जनजाति के मुख्य देवता हैं। इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बूढ़ा देव इनके जो है बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, मतलब वैद्य कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वैद्य किसे कहते हैं? तो बैगा जनजाति को ही कहते हैं, क्योंकि ये बैगा जो है झाड़ फूँक के माध्यम से कई बीमारियों को ठीक कर देते हैं। ठीक, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार द्वारा है 5+2, यानी केंद्र सरकार द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ लिस्ट आपको, कौन कौन सी है वो ये हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति में हम बात करें 5 की, तो सबसे पहला आता है अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा। अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं एक बार में। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भुंजिया पंडोब, पंडोब को ही पंडोब भी जो कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दोनों दिया है, सी और डी, बैगा और पंडोब दोनों दिया है। अगर यहाँ पे पूछा रहता केंद्र सरकार द्वारा तो ये बैगा आता, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तो ये पंडो आता। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, तो आप इसमें याद रखें कि ये केंद्र है, ये जो है राज्य सरकार। तो प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए प्रश्न एलिमिनेट होता है। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा, प्रश्न बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 38 में भारतीय यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की स्थापना की गई है। ठीक है, और जो 338 अ में या फिर क में बात करें, 338 क बोल देते हैं, अ बोल देते हैं, जो पहला वाला होता है ना उसको, उसमें क बोला गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 338 क में बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। इसमें जनजाति है, इसमें जाति है, तो आप दोनों को याद रखें। इस बार ये पूछा है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा उसमें जो है सर्च करके लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्ष 2020 में हटाया गया है? तो ये भैया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें जो है सरगुजा के जो विश्वविद्यालय है वहाँ के जो कुलपति जी हैं, कुलपति बहुत बड़ा पद होता है, इनकी सैलरी ही बहुत होती है, लगभग 2.5-3 लाख से स्टार्टिंग होती है इनकी, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। तो सरगुजा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको हटाया गया है, अब इनका नाम मैं भी बता देता हूँ, ये खबरों में था। ठीक है, ये पेपर में आया था, तो पहली बार इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धारा 68 जो बना था नया वाला धारा, उसके तहत इनको हटाया गया है। और इनका जो नाम था वो प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद थे। ठीक है, ये कुलपति थे प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद। अब उनके जगह में किसको बैठाया गया था? कमिश्नर जो थे एमिल लकड़ा नाम था उनका, उनको बनाया गया था। ठीक है, अभी जो है एक महिला को बना दिया गया है जिनका नाम आपको मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक, एक महिला को अभी कुलपति बनाया गया है दुर्ग का। ठीक, वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दुर्ग का बनाया गया है पहली महिला कुलपति। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है उनसे रिलेटेड। खैर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि और टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो भैया 20 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था। 20 जुलाई 2020 को हमारा गोधन, ठीक है, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना में भैया अभी 2 ही योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोधन न्याय योजना और
दूसरा हमारे पास राजीव गांधी न्याय योजना जो कि 21 मई को था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। तो गोधन न्याय योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उनको सुदृढ़ करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बड़े लेवल पे जितना भी ग्राम है, ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जो है गोधन का निर्माण किया जा रहा है। और गोधन मतलब कहा जाए तो एक इस तरह से एक खाली जगह में जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे पशुओं को और जो है गोबर वगैरह इकट्ठा करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। खैर उसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है गोधन न्याय योजना कब स्टार्ट हुआ था, 20 जुलाई 2020 को। याद आता है तो मैं बताऊंगा इसका नाम, ठीक है। अभी हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। गोधन न्याय योजना इसका आंसर है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 11वां क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। तो अभी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो छत्तीसगढ़ अभी जो है टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ जो पुलिस है वो भी टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन कैसे कराएंगे, तो ये CG कॉप ऐप है, CG कॉप ऐप, CG COP कॉप ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इसको आप डाउनलोड करें और फिर FIR वहाँ से आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन सा ऐप है। जैसे मैंने अभी बताया है आपको, बिजली का बिल जो पे करने के लिए रिसेंट में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है मोर बिजली ऐप। क्या नाम है उसका, नाम मोर बिजली ऐप। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है अभी। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए विषय में क्या सही है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए भी आपकी निष्ठा होनी चाहिए उसमें, और कोशिश होनी चाहिए, यही कर सकते हैं हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 और 4 इसका आंसर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में सही क्या है। अभी मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, ये जो है जनजातीय क्षेत्रों में क्या करते हैं ये लोग, मोबाइल क्लिनिक ले जाते हैं। मोबाइल क्लिनिक मतलब आपका गाड़ी में ही आपका क्लिनिक बना रहता है, उसी के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे जाके ये लोग इलाज करते हैं, ठीक है, बाजार के दिन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्न निर्मित योजना का नाम क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो भैया स्वराज योजना तो पहले चला, ग्राम स्वराज योजना, सुराजी ग्राम योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है सुराजी ग्राम योजना। इसके तहत क्या कहते हैं, अभी नरवा गरवा घुरवा बारी जो है ना, सुराजी ग्राम योजना के तहत ही लॉन्च किया गया है। तो आप इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं, 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा जो है की स्थापना किसने की थी। तो ये दाऊ रामचंद्र देशमुख, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इधर आंसर ये देखिए, जो हमने बात किया मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, ठीक है, ये मुख्यमंत्री सुराजी ग्राम योजना, ठीक है, ये वाला नीचे में सुराजी ग्राम योजना और मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना जो है आदिवासी क्षेत्रों में है। इसमें क्या कहते हैं, मोबाइल वैन रहता है, ये दिख रहा है आपको मोबाइल वैन, और इसमें है बाज़ारों के दिन, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में बाज़ार जब लगता है, मान लो जैसे अपन बीजापुर की बात करें या फिर जगदलपुर वाले क्षेत्र की बात करें या फिर नारायणपुर, ठीक है, यहाँ पे जो है जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, एक मेडिकल टीम होती है, मोबाइल चिकित्सा यूनिट तैनात करती है इसमें, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार। ये लॉन्च हो चुका है 2020 में ही, ठीक है। सुराजी ग्राम योजना क्या है, इसमें प्रदेश में कुल जो है 10,005 ग्राम पंचायत है, उनमें से 5,000 जो है 409 ग्राम पंचायतों में गौठान का, ये याद आ गया मेरे को, गौठान है वो, उसका नाम जो मैं बता रहा था इस तरह से गोला घेरा था ना, ये गौठान है। ये गौठान में क्या करते हैं, गायों को रखा जाता है, साथ में गोबर वगैरह खाद वगैरह का इकट्ठा किया जाता है। जैसे अभी 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, उनको यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, गांव-गांव में नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी के विकास काम की प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अभी ये अच्छा से चल रहा है योजना, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है योजना, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात की चंदैनी गोंदा के बारे में, तो जो रामचंद्र देशमुख के बारे में मैंने आंसर बताया था, ये वाला क्वेश्चन,
पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15, दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो चंदेनी गोंदा के बारे में, ये जो 1971 में जिन्होंने चालू किया था वो चंदेनी गोंदा है 1971 में, दाऊ रामचंद्र देशमुख। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी अचल के सुप्रसिद्ध संगीतकार, चंदेनी गोंदा के जो संगीतकार हैं प्रसिद्ध, वो कौन है? तो उसके जो संस्थापक है खुमान साव, वो 90 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। अभी भूपेश बघेल जी ने ट्विटर में इसका जो है डाला था, ठीक है, उनका फ़ोटो डाला था और उनके प्रति शोक व्यक्त किया था। तो गायन के क्षेत्र में अभी बात करें तो संस्थापक खुमार राव हैं, और ऐसे लिखे हैं कौन चंदेनी गोंदा को, तो रामचंद्र देशमुख जी हैं 1971 में। डेट स्पेसिफिक है 1971। छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, का उद्देश्य क्या है भैया? छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, और किसानों को मूल्य समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, कमीशन एजेंटों को दूर रखना। देखिए इसका काम जो है भैया ये सब तो है, किसानों को अधिक फसल हेतु जो है प्रोत्साहन देना, फसल की सही कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों को सहायता करना, किसानों को मूल्य समर्थन मूल्य और आश्वासन देना, ये सब। कमीशन एजेंटों को दूर रखना ये काम नहीं करता ये, क्योंकि ये जो है ये एक योजना है और कोई फोर्स नहीं है जो कमीशन एजेंटों को दूर रखेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका आंसर आएगा ए बी और सी तीनों आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा ए बी सी तीनों, 1 2 3। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर 17वें नंबर के प्रश्न की, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो निर्मित है हमारे कडप्पा शैल समूह से। ये कडप्पा चूना पत्थर इसी में मिलता है, जैसे बिलासपुर वाला क्षेत्र हो गया, हमारा मुंगेली वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, और रायपुर का कुछ क्षेत्र, बलौदा बाजार, ठीक, इस साइड का पूरा क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में आता है। और यहाँ पे कडप्पा शैल समूह पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के लिए हम फेमस है बहुत, ठीक है, ऐसा मान के चलिए इस वाले क्षेत्र में जो रहते हैं वो। इंद्रावती नदी किस क्रम की नदी है? तो इंद्रावती नदी किस क्रम बोला है, लेकिन ये किस क्रम ना बोल के इसको बोलना चाहिए था। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है या फिर किससे रिलेटेड है, ऐसे किस अपवाह तंत्र से रिलेटेड है, इस टाइप का प्रश्न देना चाहिए था। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत में आता है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर ही आपका जो है चित्रकोट वाला जो जलप्रपात है, जिसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, भारत में पूरा फेमस है ना, वो वाला जो आपका जलप्रपात है वो बना हुआ है, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये इंद्रावती नदी, इसी अपवाह तंत्र में ये आती है। और छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला भाग है उधर से ये अगर हम बात करें, ऊपर में उत्तर होता है तो नीचे में क्या होता है, दक्षिण। तो दक्षिण की ओर ये बहती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है? तो छत्तीसगढ़ का जो अगर हम बात करें स्थिति के अनुसार, कर्क रेखा के अनुसार, तो ये जो है उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती, ठीक है, ये सब में आता है। तो आपको डायरेक्ट लेना है उष्ण कटिबंधीय। छत्तीसगढ़ में ठंड बहुत कम पड़ती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम कड़ाके की ठंड है, छत्तीसगढ़ में कम ठंड पड़ती है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे जसपुर, वहाँ पे औसतन ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए प्रश्न दिया गया है। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है कौन से क्षेत्र में? जसपुर वाले क्षेत्र में। जसपुर वाला क्षेत्र जो है आपका, जसपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे है आपका, ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और हम बात करें मैनपाट जो है सरगुजा ज़िले में है, मैनपाट जो है सरगुजा ज़िले में है, उसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ये भी जसपुर का जो क्षेत्र है जसपुर पाट में आता है, ये जसपुर पाट में आता है मैनपाट, ठीक है। मतलब जसपुर का अगर छत्तीसगढ़ को कई खंडों में विभाजित किया गया है, उसमें जसपुर का पठार है मान लो, तो उस क्षेत्र में भी आपका जो है मैनपाट वाला क्षेत्र आता है। इसमें सामरी पाट, मैनपाट, ठीक है, ये सब क्षेत्र उसमें आते हैं, ठंड वाला इलाका है ये सब, ठीक है। तो आपको ये आंसर रखना है याद, जसपुर क्षेत्र में, यानी कि पूरे जसपुर जिला में, ठीक। छत्तीसगढ़, ये सब क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, 16 से लेकर पूरा 20 तक। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला 21वां प्रश्न।
छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ जो है 10वां स्थान है भारत में, ठीक है। जनसंख्या में 2 है भैया, और 16वां स्थान है। लेकिन आपको अभी याद रखना है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जो 4.11 है, 10वां स्थान है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण, आपने पढ़ा होगा पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नव पाषाण, लेकिन ये महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं ये पूछ दिया। और साथ में ऑप्शन दे दिया है तालागांव, मल्हार, तुमाड़। ये तीनों ही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भी जगह इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इनके अवशेष मिलते हैं। चारों जगह में अवशेष मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कैसे कैसे अवशेष मिलते हैं, तो इनका प्रूफ मेरे पास है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से दिखाता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि इन सभी जगह पे वैसे अवशेष हैं। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है गूगल सर्च करके, तो इन सभी जगह में अवशेष जो है मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है क्वेश्चन में जो है चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसमें से कोई। जैसे हम लोग दूसरे संस्थाओं की बात करें तो वो उसने भी ये क्लियर नहीं किया, मतलब ये क्वेश्चन एलिमिनेट होने वाला है। क्योंकि तालागांव में भी है आपका, तुमाड़ में भी है, ठीक है, और सारे जगह में भी आपका जो है अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसा कि अगर हम बात करें मल्हार की, ऑप्शन में जैसे मल्हार भी दिया था, मल्हार में देखिए जो है मल्हार की माता जो है जिनेश्वरी मंदिर में जो देवी हैं उनका जो प्रतिमा है ग्रेनाइट से बना हुआ काफ़ी प्राचीन है। इसके अलावा मल्हार में बहुत सारे जो है पुरातात्विक स्थल हैं। देखिए मल्हार में जो है बिलासपुर जिले के पर्यटन पुरातात्विक स्थल हैं बहुत सारे, और देव यानी कीचक देव का भी मंदिर है मल्हार में। तो ये सब पुरातात्विक स्थल है, पत्थरों से निर्मित है। इसके अलावा ये देखिए जो है तालागांव में भी आपकी रुद्र शिव की प्रतिमा है, ठीक है। ये प्राचीन पत्थरों से निर्मित है। देवरानी जेठानी मंदिर है तालागांव में, ठीक है, मनियानी नदी के किनारे। तो ये सब इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पुरातात्विक पत्थरों से निर्मित है ये सब, ठीक है। शिव मंदिर तुमाड़ में भी बात करें, तुमाड़ का भी जो मंदिर है शिव मंदिर वो भी जो है प्राचीन पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा शिवरी नारायण में भी हम बात करें तो ये वाला देखिए, तो शिवरी नारायण में भी आपका जो है पत्थरों से निर्मित प्राचीन जो है मंदिर है। तो इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसमें स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा है कि इसका आंसर क्या लिया जाए, इसलिए इसका आंसर अभी हम लोग छोड़ देते हैं और इसमें गलती है, ठीक है। महापाषाण बोल दिया है। अगर बोलता पूर्व पाषाण तो पूर्व पाषाण काल के जो है सिंघनपुर की गुफा बोलते, ठीक है। उत्तर पाषाण में बोलता तो कबरा पहाड़ी बोलते, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लीजिए। पूर्व मध्य में कबरा पहाड़ी आता है, उत्तर में आपका आता है चितवा डोंगरी वगैरह सब, ठीक है। और नव पाषाण में आपका चितवा डोंगरी, ये सब महानदी घाटी, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये अभी जो है क्वेश्चन एलिमिनेट होता है, स्टार लगा देंगे उसको। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो पाली ये कोरबा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है। कोरबा जो पाली है उसका जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण है वो जो करवाया था आपका विक्रमादित्य, जिसको बोलते थे जयमेऊ, क्या बोलते थे, जयमेऊ। ये जो थे बाण वंश के थे, भी इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसागढ़ी यानी कि भैंसगढ़ी किस जिले में है? ये रायगढ़ में है, रायगढ़ जिले में है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? ग्राम सभा के प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए, ये सही है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक होगी, प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, सही बात है, प्रत्येक ग्राम में कराना जरूरी रहता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति, जो ग्राम सभा के कुल सदस्य हैं उनका 1/10 होना चाहिए, जितना भी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनका 1/10 होना चाहिए, ये भी सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा, ये भी सही है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 सही, ठीक है। इसमें चारों सही हो जाता है। ये देखिए सही आंसर मैंने टिक करके रखा हुआ है आपके लिए 4.11। इसमें जो है कोई ऑप्शन फिक्स नहीं है, इसलिए स्टार, और ये कोरबा, ये रायगढ़ और ये चारों आंसर, ठीक है। जो रेड में आपको दिख रहे हैं वो आंसर हैं और जो ब्लू में दिख रहे हैं वो आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 26वें नंबर की। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत यानी कि हटाया जा सकता है?
हटाया जा सकता है। कैसे भैया? जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो तो एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, संकल्प पत्र, और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ये 2/3 कोई स्पष्ट नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, इस तरह से कुछ बोला रहता तो हो सकता था। तो आंसर 1 और इसका 3 होने वाला है। किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? जो जिला पंचायत है उसकी गणना, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर किसी भी पंचायत की गणना कब होती है? प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसको, या फिर शपथ ग्रहण की तिथि से उसका जो है स्टार्ट होता है। ठीक। जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन जो सदस्य होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पंचायती राज से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो इसका जो पदेन सदस्य होता है वो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो आपका इसका जो मुख्य होता है, मुख्य, ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका मुख्य होता है, और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका जो शिक्षा समिति है उसका मुख्य होता है। ठीक है, ये जो है वित्त विभाग का मुख्य होता है शायद। जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वित्त विभाग, या उसको क्या बोलते हैं आपका, जैसे अभी हमारे सीएम भूपेश बघेल जी हैं, ठीक है, वैसी टाइप का ये भी रहते हैं। ठीक है, जिला पंचायत में, पंचायत स्तर पर, ठीक है, वो राज्य स्तर पर हैं, ये पंचायत स्तर पर रहते हैं। तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष इसका आंसर आने वाला है। जिला शिक्षा समिति के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष के जो चुनाव में केवल जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, अब अध्यक्ष चुनना है, पहले सदस्य का चुनाव होता है, उसके बाद अध्यक्ष चुनाव होता है। तो पहले सदस्य जो रहते हैं वो अध्यक्ष को चुन लेते हैं, इसके अलावा जो ये सब नहीं होते हैं, ये सब नहीं चुनते हैं। ठीक है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत में चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना चाहता है उस पर, या उस पर कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, तो किसके समक्ष जो है याचिका प्रस्तुत करेगा? कलेक्टर के सामने भैया, क्योंकि जनपद पंचायत के बारे में जो है कलेक्टर को पूरा अधिकार रहता है जनपद पंचायत के बारे में। ठीक है, तो कलेक्टर से वो क्या करेगा? शिकायत करेगा, याचिका करेगा। ठीक, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से प्रत्युत किया जाता है? तो ये आंसर मैंने दे दिया है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से पंचायत, ये सब जो रेड में आपको दिख रहे हैं वो सब आंसर हैं पिछले क्वेश्चन के। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 31वें नंबर के प्रश्न की, तो राष्ट्रीय थर्मल पावर स्टेशन जो छत्तीसगढ़ राज्य में है के विषय में क्या सही है? तो देखिए, जो एनटीपीसी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी आपके बिलासपुर में है, कोरबा में है आपके, और रायगढ़ में है क्या? एनटीपीसी रायगढ़ नहीं है। ठीक है, अब मैं दो को जानता हूँ, एनटीपीसी बिलासपुर और कोरबा। ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, तो ये एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन ये एक सार्वजनिक उपक्रम है ना, पीएसयू, सार्वजनिक, पीएसयू बोलते हैं पब्लिक सर्विस यूनिट, इस तरह से। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि के क्षेत्र में हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में क्या हुई है? देखिए, वर्ष 2019-20 में इतने सारे बोनस देने पड़े हैं, ठीक है, बोनस, ठीक है, तो उसमें भैया जो सकल घरेलू उत्पाद में आप याद रख सकते हैं घटी है करके। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने कृषकों का कौन सा ऋण माफ़ किया है? तो जो अल्पकालिक ऋण है उनको माफ़ किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपये है। मक्का का जो कीमत है धान से कम है। ठीक है, धान का ज़्यादा है। ठीक है, 1815-35 था, मक्का का सिर्फ 1760 था। छत्तीसगढ़ चार चिन्हारी में किसी शामिल नहीं है, किया गया है। ठीक है, तो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी आता है, ये धरसा, घुरवा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो धरसा इसका सही आंसर होगा। नहीं है, नहीं है, ठीक है, धरसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो आरक्षित वन का, लगभग 44%, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारे पास आरक्षित वन जो है इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो आरक्षित वन का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। और वन के क्षेत्र में पिछले बार पूछा था 2000, अगर हम 19 की अगर परीक्षा दिवाए होंगे 2020 में, फरवरी 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था 2019 पीएससी का, तो इसमें प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ जो है वन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा, मैं आंसर चौथा ले लिया था कन्फ्यूज़न में। क्यों?
क्योंकि जो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो आंसर जारी किया था वो चौथा स्थान बताया था और ये भारत सरकार ने बताया था तीसरा आंसर। अब दिक्कत ये है छत्तीसगढ़ जो पीएससी है उसका कि ये जो है आंसर लेता है भारत सरकार का और डेटा जारी करवाता है छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट से। तो ये बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है और कई बार ये छत्तीस अपना ही खुद का आंसर ले लेता है छत्तीसगढ़ वालों का और कभी कभी केंद्र सरकार वालों का आंसर लेता है। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अभी पीएससी का जैसे 2000 अभी जो 20 में हुआ था उसमें बहुत सारा विवाद चल रहा है, ठीक है। अभी कई लोगों का जो है फिर से रिजल्ट जारी होने वाला है अभी, ठीक है। तो ये कोरोना काल में तो कई बार एग्ज़ाम टल चुका है, लेकिन फिर से इसका जो है एग्ज़ाम आपका रिजल्ट फिर से जारी करने वाले हैं लोग। तो बहुत सारी गलती थी, बहुत सारा मिस्टेक। तो सीजीपीएससी के बारे में भैया जय श्री राम है, ठीक है। कुछ नहीं कहा जा सकता है इनको, क्या समझाएं, क्या करें, ठीक है। 37 क्वेश्चन है, 37वां नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंग अनुपात, जो सकल लिंग अनुपात है 991 कुछ है ना, मतलब 1000 पुरुषों पर हमारे कितनी महिलाएं हैं। तो 991 और इसमें जो है छत्तीसगढ़ का स्थान पंचम है अभी फिलहाल, ठीक है, अभी भी पंचम है। ये देखिए आंसर सारे को मैं लिख दिया हूँ। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक छात्र जो साक्षरता दर है, या छात्र ना बोल के पूरा जो साक्षरता दर बस बात करें उसमें, तो ये दुर्ग जिले में है। सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर दुर्ग जिले में है। निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही क्रम उच्च से निम्न क्या है। तो भैया सबसे बड़ा जो पदाधिकारी हैं, जो उसको बोलते हैं, क्या ग्रेड बोलते हैं उसको, डेमोक्रेट। डेमोक्रेट तो राजनीतिक हो गया और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा क्या बताऊंगा, इसको बोलते होंगे कुछ, जो सबसे नौकर साहब बोलते हैं हिंदी में, इतना पता है मुझे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको नौकर साहब। जो सबसे बड़ा नौकर साहब होता है, ठीक है, या पदाधिकारी होते हैं, वो होते हैं हमारे मुख्य सचिव। क्या होते हैं? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे अतिरिक्त सचिव। एडिशनल जो सचिव रहते हैं अतिरिक्त सचिव, ठीक है, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव। उसके बाद जो आते हैं हमारे प्रधान सचिव, ठीक है, प्रधान सचिव। प्रधान सचिव, प्रधान के बाद कौन आएगा आपके? प्रधान सचिव के बाद आपका आएगा संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव, सॉरी, प्रधान सचिव के बाद आएगा सचिव, सॉरी सचिव आएगा। सचिव के बाद संयुक्त सचिव आएगा। संयुक्त सचिव के बाद आपका उप सचिव। उप सचिव के बाद आपका, ठीक है, उप सचिव आपका सबसे छोटा पद है, ठीक है। सचिव आपका बड़ा पद है, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव। उसके बाद संयुक्त सचिव बाद अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त के बाद आपका आएगा आपका उप सचिव। उप सचिव, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप का हो जाता है। ये जो पद है, क्रम है, ये जो है चेंज हो जाता है। जैसे आप जो इंद्रावती भवन है और महानदी भवन है। तो इंद्रावती भवन है जो आपका है कार्यकारी भवन, है ना, और महानदी भवन है, अलग है वो, ठीक है। दोनों में जो बैठते हैं सचिव वगैरह, उनका अलग अलग पद है। तो ये जो नीचे वाला पद है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है। तो इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक आध दिन बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको आप छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। मेरा नहीं, किसी अन्य कोचिंग संस्थान का भी इसमें जो है कन्फ्यूज़न है। तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा जो पद होता है मुख्य सचिव है, जो अभी आरपी मंडल है 1 तारीख को कौन होने वाले हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अभी आने वाले एग्ज़ाम में। तो अभी आने वाले एग्ज़ाम में आपका आएगा अमिताभ जैन। अमिताभ जो है जैन अभी होने वाले हैं 1 दिसंबर से, जो नए मुख्य सचिव बनने वाले हैं आरपी मंडल की जगह में परिवर्तित होंगे, वो अमिताभ जैन होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको याद रखिए आप। इसका जो है क्रम मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। महानदी भवन का, इंद्रावती भवन दोनों का, ठीक है।
कैसे कैसे रहते हैं, इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक भरा है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक जैसे चालू करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय देखता है, साक्षरता दर देखता है, जीवन प्रत्याशा आयु देखता है, प्रतिदिन कैलोरी, प्रतिदिन कितना खा रहा है, खाना है उसको थोड़ी देखेगा भाई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसका। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना हो गई थी जून 2001 में। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण की जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। खरौद के जो लखनेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर मंदिर, उसका जो शासक है, ठीक है, किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये ईशान देव हैं। ईशान देव के द्वारा ही बनवाया गया था लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है, ईशान देव। दमाऊ दरहा लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वर्धक ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है, तो ये गुंजी ग्राम शक्ति, गुंजी दमाऊ दरहा, जांजगीर चांपा ना, ठीक, ये फेमस है। ये हो गया आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रायपुर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ हुआ, तो उत्थान जो मासिक पत्रिका है वो पंडित माधव राव, नहीं पंडित क्या है उसको बताता हूँ मैं आपको, 1935, पंडित लखनलाल मिश्र या क्या था, ये सुंदरलाल शर्मा, सॉरी, पंडित सुंदरलाल शर्मा है उनका जो आंसर है 1935 में। ये जो उत्थान मासिक पत्रिका है 1935 में आपके निकाला गया था, ठीक है। 45, 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ का युवक का नाम था, तो इसका जो नाम था ठाकुर रामकृष्ण थे, जो नागपुर के सरकारी भवन पर याद रखना ना। अगर बात करें एक और होता है नागपुर में, एक और किसने फहराया था, ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो है सीताबर्डी नागपुर में आपका क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, सीताबर्डी नागपुर में एक फहराया था, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए सीताबर्डी नागपुर में किसने झंडा फहराया था, ठीक है। सूबेदार श्री विट्ठल राव दिनकर का कार्यकाल था, सूबेदार जो विट्ठल राव हैं, ठीक है, अब इन्होंने ही जो है छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में विभक्त किया था, परगनों में, ठीक है, 36 जो गढ़ थे उनको परगनों में जो है विभक्त इसने किया था विट्ठल राव ने। इसका जो कार्यकाल था 1790 से 96 था। बिम्बाजी भोसले का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दीवान था वो कौन था, ठीक है। तो बिम्बाजी भोसले का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी दीवान था वो था आपका महादेव, ठीक है, जिसको खंडो या फिर घोड़ो महादेव कहते हैं, ठीक है, घोड़ो महादेव कहते हैं। छत्तीसगढ़ के विषय में पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 5 है और राज्य सरकार द्वारा 2 है, कुल मिला के वैसे 7 है, लेकिन ऑप्शन में 5 दिया है तो 5 लेंगे, ठीक है। गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोटगंगा को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था, रत्नदेव द्वितीय ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना मैं अच्छा टीचिंग स्किल नहीं है मेरे पास, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूँ, सही नॉलेज दे सकूँ, ये मेरा सदैव प्रयास रहेगा। तो कृपया गलतियों पर ध्यान न दें, और अगर गलती है तो उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये गलती है, आप सुधार लें ऐसे करके, तो मैं उस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इतना हम 50 क्वेश्चन कर लिए। अब जो क्वेश्चन मिस्टेक है उनके बारे में बात करता हूँ। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि ये मिस्टेक्स हैं ऐसे करके, ठीक है, वो क्वेश्चन थे हमारे, जैसे ये वाला अभी ये जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, मुख्य सचिव, ये सब, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन था हमारे पास, एक क्वेश्चन था पीछे,
ये वाला क्वेश्चन, ये जो 22 नंबर का है, 22 नंबर पे कोई जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, इसमें कोई आंसर फिक्स नहीं था क्योंकि सभी स्थान जो है पुरातात्विक स्थल थे उसमें, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं गहराई से अध्ययन करके आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ी से अन्य वीडियो में, ठीक है, जब आने वाला नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें, ठीक है, या फिर एक आध दिन जब मेरे को समय मिलेगा तब, ठीक। तो इतना सारा हमारे पास क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन। अब दोस्तों इसका जो है आपको गहराई से अध्ययन करना है, अब इससे रिलेटेड जो है टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है। देखिए अब जैसे इसमें से पूछा गया था, त्यौहार से रिलेटेड पूछा गया है, योजना से रिलेटेड पूछा गया है, तो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे डेट दे देगा आपको, डेट दे देता है आपको कब और कैसे चालू होगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, योजना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो राजीव गांधी न्याय योजना कब चालू हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, डेट पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे। तो आप याद रखना, जो राजीव गांधी न्याय योजना है, राजीव गांधी जो न्याय योजना है, न्याय योजना, ये जो हुआ था चालू, वह हुआ था 21 मई 2020 को। और ये किस पर्पज़ से बनाया गया है, तो किसानों को जो है न्याय देने के लिए, यानी कि किसानों को बोनस देने के लिए, ठीक है। अभी 4 किस्तों में दिया गया है, ठीक है। पहला बोनस कब दिया गया था, सेकेंड बोनस कब दिया गया था, थर्ड बोनस कब दिया गया था, तो थर्ड बोनस अभी अभी 1 नवंबर को दिया गया है, ठीक है। चौथा बोनस मार्च में बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी अभी जो माननीय हमारे हैं, ठीक है, चौथा किस्त तो मार्च में देने की बात कर रहे हैं। उससे पहले हरेली तिहार के दिन बोनस मिला था, ठीक है, हरेली को, और उससे पहले जो प्रथम बोनस है वो मिला था, वो एक डेट याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो इतना जो आपको याद रखना है, राजीव गांधी न्याय योजना बोनस योजना है 21 मई 2000, ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, डेट क्योंकि पूछ देगा तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि डेट याद नहीं रहता तो फिर क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, और CGPSC में यही पूछा जाता है, डेट वगैरह, ठीक है। तो इतना सब हो गया दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है। 50 क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और 50 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितने भी अन्य फैक्ट हैं उनके बारे में मैंने बताया। और जैसे मैं जो क्वेश्चन मार्क छोड़ा हूँ उस जो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि ये क्या होगा इसका आंसर करके। तो ये जो है सहायक भूजलविद, और इसमें आया था भौतिकविद रसायनविद में, ठीक है, 50 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।